1980s के दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेज पे एक बड़ा बदमाश किस्म का देश माना जाता था। उसकी बदमाशी का सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका की छत्र छाया में उसने अमेरिका की मदद की थी अफ़गानिस्तान में सोवियत के खिलाफ एक जिहाद लड़ने के लिए। जब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मदद कर रहा था अमेरिका की इस जिहाद को लड़ने के लिए, उस समय पाकिस्तान ने, बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि अफ़गानिस्तान के एक नेबर जिसका नाम था ईरान, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम था सवाक, उसके साथ भी रिश्ते बनाने की कोशिश करी। हैरानजनक बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान खुद तो एक सुन्नी देश था और ईरान एक शिया देश था, लेकिन इन दोनों शिया सुन्नी देशों के बीच में भी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI ऑफ पाकिस्तान एंड सवाक ऑफ ईरान के बीच में एक मिली भगत इस्टेब्लिश हुई। जैसे ही 1980s का ये जिहाद ख़त्म हुआ, 1990s में पाकिस्तान ने यही जिहाद को रेप्लिकेट किया भारत के कश्मीर में। उसने भारत के कश्मीर में एक सिंपल मेथोडोलॉजी अपनाई। उसने भारत के कश्मीरी लोगों को उठाया, उनको बॉर्डर के उस पार ले जाकर ट्रेनिंग दी, उनको रेडिकलाइज किया, उनको असला पकड़ाया और उसके बाद उनको भारत भेज के कश्मीर में आतंक फैलाया। इस पूरे प्रोसेस में जब पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का प्रयोग कर रहा था ट्रेनिंग देने के लिए, असला देने के लिए, बारूद देने के लिए, तो भारत ने इस मैटर को इंटरनेशनली कई जगह पर रेज किया। भारत ने ये बात बार बार जताने की कोशिश करी पूरे वर्ल्ड में कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का दुरुपयोग करते हुए भारत को डिस्टेबलाइज कर रहा है। इस पूरे गेम प्लान को मिटिगेट करने के लिए पाकिस्तान ने अपने उन पुराने कॉन्टैक्ट्स जो उसने 1980s में ईरानियन सवाक के साथ बनाए थे, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करी। 1990s के दौरान अपने इस पूरे क्रिटिसिज्म को जो भारत पूरे इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा था, उस क्रिटिसिज्म को मिटिगेट करने के लिए पाकिस्तान ने ईरानियन एजेंसी सवाक की मदद ली और ईरान के कई शहरों में मदरसे इस्टेब्लिश कर उन मदरसों में एक कोवर्ट तरीके से लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू करा। पाकिस्तान भारत के कश्मीर से बच्चों को लेके जाता था, चमन बॉर्डर को पार कराते हुए उनको ईरान की ओर ले जाकर ईरान के कई शहरों में, फोर्डो हुआ, तेहरान हुआ, कुम हुआ, इन शहरों में उसने बनाए हुए मदरसे और ये मदरसों को दी गई सिक्योरिटी जो कि ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक प्रोवाइड कर रही थी, वहाँ पर ले जाकर इन बच्चों को पाकिस्तान ने आर्म्स की ट्रेनिंग दी, रेडिकलाइज किया और उनको कश्मीर में जिहाद करने के लिए ट्रेन किया। जब ये सब हो रहा था, उस दौरान 1990s में भारत सरकार बड़ी कंसर्न थी। भारत सरकार ने बोला कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो तो एक तरीके से कश्मीर में टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दे ही रही हैं, लेकिन भारत की सरकार ने रॉ को इंटरेस्ट किया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाइए और पाकिस्तान के इस पूरे नेटवर्क को तोड़िए। भारत की जो खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग थी, रॉ के पास अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आया और वो महत्वपूर्ण काम ये था कि पाकिस्तान के इस पूरे नेटवर्क को, जिसके तहत वो हमारे बच्चों को जिहाद में ट्रेन करके उनसे वायलेंस करवा रहा था, उसको तोड़ना था। रॉ ने अपनी स्टडी करी और सबसे इम्पोर्टेंटली पाया कि आज की डेट में हमारे बच्चों को कश्मीर से ले जाकर अगर कहीं पर ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो नंबर 1 पाकिस्तान में है एंड नंबर 2 ईरान में है। तो रॉ ने कहा कि पाकिस्तान को तो हम टैकल कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ईरान को टैकल करते हैं। तो रॉ ने ये डिसीजन लिया कि हम ईरान में अपने एसेट्स बनाएंगे और ईरान में जो पाकिस्तान की ISI ने एक नेटवर्क बनाकर ये रेडिकलाइजेशन का कैंपेन और ट्रेनिंग का कैंपेन चला रखा है, इसको रोकेंगे। इसीलिए 1990s के दौरान रॉ ने एक डिसीजन लिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कि हम कुछ डिप्लोमेटिक स्टाफ भेजेंगे ईरान, जो कि जनरली रॉ के अधिकारी होंगे, पर वो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स पे ईरान जाएंगे। ईरान में जाकर वो स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से शहरों में ISI ने किस तरीके से नेटवर्क्स बनाए हैं, कहाँ कहाँ पर वो मदरसे हैं और उन मदरसों में किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पूरे प्रोसेस को अनफोल्ड करने के लिए रॉ ने सबसे पहले अपने एक अधिकारी PK वेणुगोपाल को उठाया और वेणुगोपाल को रॉ का स्टेशन चीफ बनाकर एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पर ईरान भेजा। जब वेणुगोपाल ईरान गए तो उस समय भारत के जो राजदूत यानी कि एम्बेसडर जो थे ईरान में, वो थे हमीद अंसारी। हमीद अंसारी से जब वेणुगोपाल मिले तो वेणुगोपाल ने अपने आप को बताया कि वो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए हैं और वो ये चाहते हैं कि जो ISI के एसेट्स हैं और ISI ने जो मदरसे बना रखे हैं जहाँ पर वो हमारे बच्चों को रेडिकलाइज करके ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें उसको तोड़ना है। तो उसके लिए हमीद अंसारी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी।
हामिद अंसारी बड़े कोल्ड से बिहेवियर दिखाते हुए उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं और वेणुगोपाल एक तरीके से परेशान रहे। पर वेणुगोपाल के पास उनके माइंड में काम जो था वो क्लियर था कि वो क्या करने आए हैं और क्यों करने आए हैं। तो वेणुगोपाल ने सोचा कि ठीक है, मुझे अगर अम्बेसडर हेल्प नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम खुद करूँगा, मैं तो एक ट्रेंड अधिकारी हूँ एंड आई नो माई जॉब, आई नो माई वर्क। तो वेणुगोपाल ने एम्बेसी के अंदर स्टाफ को आइडेंटिफाई करना शुरू करा कि कौन सा स्टाफ कोऑपरेटिव है। सरप्राइजिंग सी बात है कि इस कोऑपरेटिव स्टाफ में सबसे पहला नाम आया संजीव कपूर का। संजीव कपूर जो थे वो एक तरीके से पर्सनल असिस्टेंट थे, हामिद अंसारी के पीए थे। और हामिद अंसारी के पीए होने के नाते कपूर ने ये डिसीजन लिया कि वो पूरी की पूरी मदद और पूरी सहायता और सपोर्ट देंगे वेणुगोपाल को। तो जोग्राफिकल लोकेशन, टेरिटरी के बारे में आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंट एरियाज़ के बारे में नॉलेज कपूर ने देनी शुरू करी और वेणुगोपाल और कपूर ने मिलकर एक पूरा एसेट क्रिएशन करना शुरू करा ईरान की टेरिटरी में। जब ये काम शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है, आईएसआई जो पाकिस्तान की एजेंसी थी, सवाक जो ईरान की एजेंसी थी, इन दोनों को ये चीज़ की भनक लग गई कि रॉ का प्रेजेंस ईरान में हो चुका है। उन्होंने ये देखा कि सारी मदद जो है कपूर कर रहा है और कपूर कहीं ना कहीं वेणुगोपाल के साथ मिलकर ईरान के अंदर एसेट्स क्रिएट कर रहा है। एक बार की बात है कि कपूर इंडिया आ रहे थे और उन्होंने एम्बेसी से अपनी एक कार उठाई और वो कार से ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट की ओर जब जा रहे थे तो रास्ते में ही सवाक जो थी, जो कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उस एजेंसी ने कपूर को किडनैप कर लिया। कपूर को किडनैप करने के बाद उसको बहुत मारा, उसको बहुत टॉर्चर किया। कपूर ने फ़्लाइट भी बोर्ड नहीं करी। ये चीज़ वेणुगोपाल को बताई गई। वेणुगोपाल बड़े परेशान हुए। उन्होंने हामिद अंसारी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी, लेकिन हामिद अंसारी ने कुछ नहीं किया। इसके बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 से 4 दिन वेणुगोपाल को जब ये मालूम चला कि कपूर लापता हैं, वो बार बार अम्बेसडर के पास जाते रहे और बार बार अम्बेसडर को कंप्लेन करते रहे कि आप ईरानियन गवर्नमेंट से ये मैटर को रेज कीजिए कि हमारे एम्बेसी का एक डिप्लोमेटिक अधिकारी जो है वो मिसिंग है, उस डिप्लोमेटिक अधिकारी की लोकेशंस की डिटेल्स शेयर की जाएं। ये आप अम्बेसडर होने के नाते ईरानियन गवर्नमेंट से मैटर क्यों नहीं रेज कर रहे? वेणुगोपाल के बार बार बोलने के बावजूद भी कपूर की इस मिसिंग इंसिडेंट के बारे में हमारे भारत के एम्बेसडर ने ईरानियन गवर्नमेंट से कोई चर्चा नहीं करी। 4-5 दिन के बाद कपूर को एक बहुत ही बुरी हालात में खून से लिपटे हुए एक सड़क के किनारे फेंक दिया गया। वहाँ से किसी तरह वो चलते हुए इंडिया की एम्बेसी में वापस पहुँचे और आते सारी उन्होंने वेणुगोपाल से मुलाकात करी। वेणुगोपाल से मिलने के बाद उन्होंने वेणुगोपाल को बताया कि किस तरीके से सवाक ने और आईएसआई ने मिलकर उनको बहुत मारा, उनको टॉर्चर किया, उनको ड्रग्स के इंजेक्शंस तक दिए और जानने की कोशिश करी कि भाई भारत किस प्रकार के एसेट्स ईरान में बना रहा है और यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन इन सारे टॉर्चर्स को झेलने के बाद भी दाद देनी है कि कपूर ने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी। ये चीज़ वेणुगोपाल को जब मालूम चली, वेणुगोपाल तुरंत ही फ़्लाइट लेके इंडिया आए। उन्होंने रॉ से आके रॉ के सीनियर अधिकारियों को ये बात बताई। रॉ ने ये डिसीजन लिया कि वेणुगोपाल, कपूर, इन लोगों की नॉलेज क्योंकि आईएसआई और सवाक को हो गई है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एम्बेसी के स्टाफ को बदलें और कहीं ना कहीं एक नए स्टेशन चीफ को भेजें। तो रॉ का डिसीजन ये था कि वेणुगोपाल को बोला गया कि आप एक नया असाइनमेंट तुरंत लीजिए, आपकी जगह पर एक दूसरा अधिकारी जाएगा। रॉ ने डिसीजन लिया कि डीबी माथुर नाम के एक अधिकारी जो हैं उनको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू करवा के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रॉ का स्टेशन चीफ बनाकर तेहरान भेजेंगे। डीबी माथुर डिप्लोमेटिक स्टाफ का एक पासपोर्ट लेकर एक तरीके से तेहरान की ओर निकले, तेहरान पहुंचे और एग्जिस्टिंग रॉ के जो एसेट्स वहाँ पर थे उनसे मुलाकात करने की शुरुआत करी। डीबी माथुर एक बहुत ही ज़्यादा शार्प अधिकारी थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में एसेट्स इस तरीके से डेवलप करने शुरू कर दिए कि उन्होंने वो सारे मदरसों के अंदर अपने एसेट्स बिठा दिए जहाँ पर जिन मदरसों में आईएसआई हमारे कश्मीर के बच्चों को लाकर ट्रेनिंग दे रही थी। जब माथुर इस काम में सक्सेसफुल हुए और माथुर ने अपने एसेट्स उन मदरसों के अंदर तक बना दिए, तो हमें ग्राउंड लेवल से बहुत सुपीरियर क्वालिटी की इंटेलिजेंस मिलने लगी कि आईएसआई के कौन से आला अधिकारी इन्वॉल्व हैं, कौन से अधिकारी
आईएसआई के ईरान में इन मदरसों के अंदर रहकर हमारे बच्चों को रेडिकलाइज करके उनको आर्म्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन माथुर बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्ट करके भारत की रॉ को बार बार प्रोवाइड करते गए। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात है कि माथुर को भी उसी तरीके से जिस तरीके से कपूर के साथ हालात हुए वही झेलना पड़ा। माथुर को भी एक बार सवाक ने किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद माथुर को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। उस समय जब माथुर का ये किडनैपिंग हुआ, ये चीज़ तो सारे एम्बेसी के स्टाफ को मालूम चल गई थी कि भाई ये किडनैपिंग भी सवाक और आईएसआई ने ही करी है, जिस तरीके से उन्होंने कपूर की किडनैपिंग करी थी। एम्बेसी के स्टाफ ने फिर से जाकर हमीद अंसारी जो थे एम्बेसडर, उनको जाके कंप्लेंट करी और उनको बोला कि आप ईरानियन गवर्नमेंट से ये मैटर तुरंत रेज कीजिए। हमारे एम्बेसडर ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस कार्रवाई ना करने के बाद हमारी एम्बेसी के स्टाफ में जितनी भी वाइव्स थीं, जितनी भी महिलाएं जो कि एक तरीके से बीवियां थीं हमारे एम्बेसी के स्टाफ के अधिकारियों की, उन सारों ने मिलकर एक जमकर प्रोटेस्ट किया अंसारी के ऑफिस के बाहर और अंसारी को मजबूर किया कि आप कुछ कार्रवाई कीजिए। अनफॉर्चुनेट सी बात है दोस्तों कि हमारे भारत के राजदूत एक थर्ड कंट्री में जहाँ पर वो पोस्टेड हैं, वो कार्रवाई करने को रेडी ही नहीं थे अपने ही एम्बेसी के एक स्टाफ के किडनैपिंग के ऊपर। क्योंकि उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो रॉ के एक जूनियर अधिकारी जो उस समय एम्बेसी में पोस्टेड थे, उन्होंने ये मैटर रॉ को दोबारा इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि माथुर अभी तक 5 दिन हो गए हैं, किडनैप्ड हैं, यहाँ पर हमारे एम्बेसडर की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, वो मैटर को बिल्कुल रेज ही नहीं कर रहे हैं डिस्पाइट द प्रोटेस्ट्स। रॉ ने इस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा कठोर तरीके से एक्ट करने की कोशिश करी। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इन्फॉर्म किया। साथ ही में उन्होंने उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनको तक ये बात बताई कि हमारे एक एम्बेसडर ईरान में जो हैं बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एक हमारे अधिकारी का वहाँ पर किडनैपिंग हो गया है। और रॉ ने जब ये बात प्राइम मिनिस्टर को बताई तो सरप्राइजिंग सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दिल्ली से ईरानियन गवर्नमेंट के साथ ये मैटर रेज किया। उस मैटर को रेज करने के भी 2 दिन बाद माथुर को भी एक इंजर्ड तरीके से एक सड़क किनारे मारकर फेंका हुआ था। माथुर जिंदा थे, उनको बहुत सारी गहरी चोटें आई थी, उनका रिब केज डैमेज था, उनके पैरों के लिगामेंट फट चुके थे। किसी तरीके से वो बेचारे एम्बेसी वापस पहुँचे। उसकी हालात देखकर एम्बेसी के सारे स्टाफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और परेशान हुए। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इंटरवेंशन ईरानियन गवर्नमेंट के साथ हो रहा था, जिसकी वजह से माथुर को रिलीज़ किया गया। लेकिन हमारे एम्बेसडर ने एक कोशिश तक नहीं करी कि अपने ही डिप्लोमेटिक स्टाफ को वो एक प्रकार से बचा पाएं। ये एक इतना ज़्यादा इशू बन गया कि रॉ के कई अधिकारियों को ये लगने लगा कि हम जिस तरीके से कश्मीर में टेररिज्म को डिफीट करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारे को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये हम लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे। इसके बाद भी कहीं ना कहीं आईएसआई और सवाक इस गेम में बाज नहीं आए। उन्होंने यही चीज़ें दोबारा कोशिश करी। हमारी इंडिया की एम्बेसी जो थी ईरान में, उसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर था। उस सिक्योरिटी ऑफिसर का नाम था उमर। आईएसआई ने सोचा कि भाई ये जो उमर है ये तो मुस्लिम है और ये मुस्लिम को हम कन्विंस कर सकते हैं कि देखो भाई तुम जो है हमारे लिए काम करो, हमारे को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दो एम्बेसी में कि रॉ के कौन से अधिकारी हैं। उन्होंने उमर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उमर बिल्कुल नहीं माना। उमर के साथ अनफॉर्चुनेटली आईएसआई और सवाक ने मिलके वही किया जो उन्होंने कपूर के साथ, और वही चीज़ जो उन्होंने माथुर के साथ की। इन्होंने उमर को भी किडनैप किया, इन्होंने उमर को भी टॉर्चर किया। लेकिन दाद देनी पड़ेगी हमारे को हमारे उमर भाई की कि क्योंकि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। उन्होंने सारा टॉर्चर झेला लेकिन एक शब्द के लिए भी अपना मुंह नहीं खोला। वो भी टॉर्चर्ड स्थिति में पाए गए, वो भी टॉर्चर्ड स्थिति में फेंके गए। उसके बाद फिर से वो एम्बेसी आए, फिर से उन्होंने अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताई हमारे एम्बेसडर को। लेकिन हमारे एम्बेसडर ने फिर से ये मैटर को रेज नहीं किया। रॉ अपनी कोशिश करती रही क्योंकि माथुर के
एक्सीलेंट काम की वजह से हम लोग उन मदरसों में इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। हमने उन मदरसों को इन्फिल्ट्रेट करने के बाद अंदर से ही डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। हमने आईएसआई के उन अधिकारियों को पकड़ा, उन अधिकारियों को भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज किया। कहीं ना कहीं ईरान के थर्ड कंट्री के बेस को जो भारत के ऊपर टेररिज्म के लिए प्रयोग की जा रही थी, उसके लिए हमने कदम उठाए और ग्रेजुअली हमने उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइज किया। पर दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे गेम में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि इतनी कोशिशों के बावजूद और इतने एपिसोड्स के बावजूद कपूर का, माथुर का, उमर का, आखिरकार ये हमारे जो एम्बेसडर थे हामिद अंसारी, इन्होंने कभी कोई कार्रवाई की क्यों नहीं? इन्होंने कभी वो मैटर ईरानियन गवर्नमेंट के साथ रेज किया क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, सरप्राइजिंग बात यह है कि हामिद अंसारी के जो खुद के बेटे थे, उनकी शादी ईरान की एक बहुत ही पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हुई थी। और हामिद अंसारी उस समय अपने बेटे के रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे कि वो इस मैटर को रेज नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से कोई उनके पर्सनल रिलेशनशिप में कोई हार्म हो। कितनी सरप्राइजिंग सी बात है दोस्तों कि रॉ के अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश के लिए काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे होस्टाइल एरियाज़ में काम करते हैं जहाँ पर उनकी जान को हर एक मिनट पे खतरा है। और यहाँ पर एक हमारे एम्बेसडर थे जिन्होंने पर्सनल रिलेशनशिप को एक नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब नरसिम्हा राव को ये बात बताई गई थी कि हमारे एम्बेसडर कोई एक्शन नहीं ले रहे डिस्पाइट कि 3 अबडक्शंस हो चुके हैं, तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इस एम्बेसडर को सस्पेंड क्यों नहीं किया? इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं चलाई गई? क्या मिली भगत थी? क्या वो एंगल्स थे कि जिसकी वजह से नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्य नहीं किया? क्या नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा एक पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है दोस्तों? सोचने की बात यह है कि रॉ के अधिकारी जो डिफरेंट एम्बेसीज में हमारे आज की डेट में काम करते हैं, एक कोवर्ट शैडोई लाइफ जीते हैं, वो सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद करते हैं हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ से कि डिप्लोमेटिक स्टाफ उनको कोऑपरेट करेगा। लेकिन यहाँ पर ईरान के केस में हमने एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ ये देखी कि कोऑपरेट करना तो छोड़िए, यहाँ पर तो पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप को बचाना और पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप की इमेज देश की इमेज से ज़्यादा ऊपर किसी ने समझी। खैर, ये तो रॉ की दात देने वाली बात है कि उसके एसेट्स इतने सुपीरियर थे कि हमने ईरान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज तो कर दिया। पर दोस्तों, हम फॉरेन थ्रेट्स को तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे इंटरनल थ्रेट्स हैं, जो हमारे खुद के इंटरनल एनिमीज़ हैं, जो हमें ब्लीड कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी इशू है जिसको हमें आज की डेट में भी टैकल करना है। तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर फ्रेंड्स, पर्सनल रिलेशनशिप आपके नेशन से बड़ा नहीं हो सकता। देयर इज़ नथिंग अबव द नेशन एंड नेशन इज़ एवरीथिंग। आई होप आपको इस ऑपरेशन से ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी कि जोखिम भरे कामों के बाद भी हम नेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और नेशन के ऊपर कभी सैक्रिफाइस होने नहीं दे सकते। हम जान दे देंगे, लेकिन नेशन विल रिमेन द फर्स्ट। जय हिंद।